नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है डाक मुंशी। इसे लिखा है भुवनेश्वर ने। कठिन पथ पर चले हुए श्रमित यात्रियों के समान एक इमली की सघन छाया में जहाँ दो सड़कें मिली थीं, वहाँ वह कब से बैठता था यह बतलाना कठिन है। कहानियों की भाषा में उसे अनंत काल कहा जा सकता है, पर उसके चारों ओर एक ऐसा प्रचुर विश्राम था कि उसे देखकर ही सारी कल्पना जड़ हो जाती थी। जैसे वह तरल कल्पना के अंतिम बिंदु पर पहुंचकर उसका एक दृढ़ और कटु उपहास कर रहा हो। झुकी हुई कमर, नागफनी का डंडा, मैली अचकन, डोरों से बंधी हुई ऐनक, बगल में बस्ता दबाए हुए वह आता और अपने मैले काले धब्बों के बिस्तर पर कुछ मनी ऑर्डर फॉर्म, कुछ सादे लिफाफे, कुछ पुराने खत और तस्वीरों वाले अखबार लेकर बैठ जाता। वह डाक मुंशी कहलाता था और पेशे का एक बूढ़ा खतनवीस था। बात यह थी कि एक बार लड़ाई के दिनों जब उसके गांव का डाक मुंशी बिना छुट्टी लिए हुए इसे अपनी कुर्सी पर बिठाकर दूसरे गांव अपनी मंगेतर को देखने चला गया, तो लोगों ने इसे डाक मुंशी कहना शुरू किया। और किस तरह उसने डाकियों पर रोब रखा, बड़े बड़ों को डांटा और एक शराबी गोरे को थप्पड़ मारा, इन सब की एक उताल सजीव स्मृति उसके जीवन का एक आवश्यक अंग हो गई थी। वह वास्तव में उस स्टेज पर पहुंच गया था जब हम अपने ही असत्य पर विश्वास करने लगते हैं। डाक मुंशी का व्यवसाय कभी दौड़ कर भी चला था, यह उसके अतिरिक्त किसी ने भी स्मरण नहीं रखा। और इन दिनों जब शाम की तंबाकू भी वह उधार ली जाता था, कोई अपना पराया, खैर, उसने इस विषय में गूढ़ चिंतन किया था। केवल आकस्मिक दार्शनिकता से एक प्रकार की उदासीनता प्राप्त कर ली थी। वह एकाकी था, यह कोई बड़ी बात न थी, पर उसका जीवन संकुचित होकर केवल उसके बिस्तर और हरिजन बस्ती में एक कोठरी और खपरेल तक ही सीमित हो गया था। और इस अभाव ने उसके जीवन में एक ऐसी विचित्रता और कटुता का समावेश कर दिया था जिसे वह उसके विशेष संबंध में उदासीनता ही कहकर उसके साथ न्याय किया जा सकता है। पर चीना, यहीं पर उसका जीवन बाधित था, यहीं पर रुककर वह आगे पीछे देखता था। लड़कों के गुल गपाड़े, स्त्रियों के गाली गलौज, प्रेमियों के दिन दहाड़े चुंबनों में डाक मुंशी एक साफ कागज पर चीना का नाम लिख अपना टूटा फूटा कलमदान लेकर पंचायत करने बैठा था। चीना पर अभियोग यह था कि वह अपनी ससुराल से भाग आई थी। वह वादियों की सुनकर जिस तरह इशू बनाकर जो फैसला उसने दिया था, वह दोनों ने ही माना। चीना ने अपने उमड़ते हुए यौवन, निखरते सांवले रंग और नेत्रों के अमृत और विष के कारण वह एक शराबी अहीर की भांजी थी और जीवन को गेंद के समान उछालती हुई चलती थी। रोज मर्दों के दीदे निकालती और स्त्रियों को गाली देती और खाती। पर वह एक साधारण सी बात पर अपनी ससुराल से भाग आई। वह ससुराल से भाग आई थी और वह डाक मुंशी अपने फटे बिस्तर पर पड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर उस रात को केवल एक यही प्रखर सत्य देख रहा था। जीवन की गति जब कुछ द्रुत हो जाती है, वह एक विश्राम सा हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अपने बंधनों और सीमाओं पर विजय पा ली, हम संघर्ष से ऊपर उठ गए। पर यह एक कठिन प्रवंचना है। यह न हम जान पाते हैं और न बेचारा डाक मुंशी ही जान पाया। चीना से उसका कोई पार्थिव संबंध न था। औपन्यासिक संबंध की बात वह सोच ही क्या सकता था। पर हमको विश्वास दिला सकते हैं कि वह चीना के विषय में यदि चिंतन करता भी होगा, तो वह एक विराग, एक तटस्थता के साथ। सांझ को घर लौटकर वह चीना को सरलता से देखते हुए, खिलखिलाकर हंसते हुए या किसी पर वाक प्रहार करते हुए नित्य देखता। पर उसके प्रत्येक रूप का उस पर एक ही प्रभाव पड़ता और वह घर आकर द्वार सावधानी से बंद कर लेता। और जब चूल्हे के धुएं से कोठरी अभिमंत्रित सी हो जाती, वह आंखों को मलते हुए कहता, हरामजादी। उसके जीवन में एक अकारण क्षोभ ने स्थान कर लिया था और उसने देखा कि उसके चारों ओर सभी वस्तुएं दुरूह सी हो रही हैं।
रात में जब उसे नींद न आती, वह अपनी बचपन की बात सोचता। कभी जमाने की कोई विहंगम घटना उसे कचोट सी लेती, और एक रात वह अपने दूर के नातेदार की बात सोच उठा, जिनके साथ वह पिछले कुंभ में ठहरा था, और उनकी पुत्री। उसे उसका नाम भी स्मरण था, रम्मी। गोरी, दुबली, लजीली, पर न जाने क्यों वह एक एकाएक प्रेरित सा हो उठा कि वह कुमारी नहीं है, और वह उठकर बैठ गया और खांसने की चेष्टा करने लगा। चीना को उसने कई बार समझाने का निश्चय किया। क्यों? हमें विश्वास है कि यदि वह सोचता तो कारण की नगण्यता से कुंठित हो जाता, पर वह कई बार उसको बाजार से लौटते हुए, बछड़ों को रंगते हुए अकेली पाकर ठिठका, पर प्रयत्न कर भी कुछ न कह सका, और देखा कि वह एक लापरवाह स्थूल सी हंसी हंस रही है। वह फिर खिंच उठता और कभी-कभी उस दिन ग्राहकों से उलझ जाता। कल्पना जीवन और प्रकृति के विरुद्ध विद्रोह है। हम सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभूतियों और सहानुभूतियों के छाया पंखों पर जीवन की तुच्छताओं और बंधनों के ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं, और कठिन वास्तविक जीवन को एक बार भुलावा दे देते हैं। डाक मुंशी ने भी यही किया। कब किया? इसके अनुसंधान के लिए हमें उसके गूढ़तम अंतर्देश में बैठना होगा, जहाँ से उसका सारा व्यापार एक क्रूर व्यंग प्रतीत होता था। पर चीना को उसने कल्पना के रंगों में रंगकर एक निश्चिंतता का लाभ किया। उसने उसे एक निर्धारित स्थान देकर संतोष की सांस ली। अब वह चीना की ओर विशद सहानुभूति से देखता, उसके पति की बात सोचता, जो नित्य शराब पीकर उसका अपमान करता होगा। वह निर्लज बाजारू स्त्री का ध्यान करता, जो चीना का जीवन नरक बनाए होगी, और कभी-कभी सचमुच उसका गला रुंध जाता। एक बार उसने उस खद्दरधारी नवयुवक को भी अपनी कल्पना में स्थान दिया, जो कुछ दिन हुए सुधार के बहाने वहां पर रहा था, और कई लड़कियों से छेड़खानी करता देखा गया। न जाने वह कैसे सोच गया कि चीना के भाग आने का कारण वही है, पर इस काल्पनिक असम्यता ने उसे फिर विकल कर दिया। और जब उस दिन अपनी दुकान पर बैठे हुए उसने चीना को भूसी की गठरी सिर पर लादे हुए जाते देखा, वह सिहर गया। भूसी बेचकर वह लौटी तो मुस्कुराकर आंखें नीचे कर डाक मुंशी के पास आई और एक खत लिखवाना चाहा। 4 पैसे हिंदू उर्दू पोस्ट कार्ड, 5 पैसे लिफाफा, आधा तोला, 6 पैसे 1 तोला। मनी ऑर्डर 1 आना। तार के लिए वहां जाओ, साफ साफ बोलना होगा। एक यंत्र के समान डाक मुंशी बड़बड़ा गया, जो दिन में वह कई बार दोहराता था। चीना ने गंगा माई गौ माता की सौगंध खिलाकर अपने ससुराल वाले नगर के किसी दारोगा को एक पत्र लिखवाया, और डाक मुंशी ने लिख दिया और डाक में डाल दिया। चीना एक बार फिर सौगंध खाकर, मुस्कुराकर, बल खाकर चली गई, पर डाक मुंशी जैसे वह केंद्र विहीन हो गया, जैसे वह एक बार फिर जीवन आरंभ कर रहा हो, जैसे वह पिछले जीवन का एक अप्रिय अतिथि हो। और उस सांझ को लौटते हुए जब एक बालक ने उसे रोकर इकन्नी के पैसे मांगे, वह एकदम हिंसक हो गया और आहत सर्प के समान फुफकार कर बोला, सुअर। जिसने भी डाक मुंशी को देखा, उसने उसे भी इससे पहले इस रूप में नहीं देखा था। धन्यवाद।